मित्रों, यूपी के बजट में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस 2024 के लिए सबसे अधिक रामबाण क्लास। आप यूपी पीसीएस के लिए बजट देख रहे हैं। यूपी सरकार का बजट जो उत्तर प्रदेश सरकार के एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए रखा गया है और आपके परीक्षापयोगी दृष्टिकोण से क्या होगा हमें उसे देखना है। बल्कि वो चाहे निव्य हो, चाहे जितना नव्य हो, चाहे इतना दिव्य हो, चाहे इतना भव्य हो, लेकिन हमें देखना क्या है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वो नव्यता, वो भव्यता, वो दिव्यता आपके काम तभी आएगी जब आप कुछ बन जाएंगे। अन्यथा ये सब क्या है, ये सब केवल आपको लुभाता रहेगा। मन ही मन आपके अंदर एक टीस बनी रहेगी, काश मैं भी ऐसा होता। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस नव्यता, आपको इस भव्यता और आपको इस दिव्यता, नव्य भव्य और दिव्य उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है कि आप इसके कोई अधिकारी बन जाएं और अधिकारी बनकर के आप यूपी पीसीएस या उत्तर प्रदेश सरकार में आप अपनी सेवाओं को प्रदान करें। तो आते हैं, देखते हैं उसी को। हम लोगों ने देखा था कल, जो हम लोगों की जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में मैंने पूरे बजट का एक सारगर्भित स्वरूप प्रस्तुत कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा आने का स्रोत, पैसा जाने का स्रोत कहाँ से है, ये सब मैंने बता दिया था। हाँ, मुझे शायद बताना था पैसा जाने का स्रोत भी शायद हमने बताना था, ये हमने बता दिया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ से जाता है। ठीक है, जाने का स्रोत भी, उत्तर प्रदेश सरकार सबसे अधिक पैसा कहाँ कहाँ खर्च करती है, कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने उसके साथ चर्चा किया था और एक बार फिर अभी हम चर्चा कर देंगे कि पैसा जाने का स्रोत कहाँ है, यानी खर्च करने के स्रोत सरकार के सबसे अधिक क्या क्या हैं, इस पर भी चर्चा कर देंगे। सबसे पहले देख लें कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कितना कितना बजटीय आवंटन हुआ है और कहाँ क्या क्या लाया गया है। तो आप जानते हैं बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है और इस बजट में 24,163 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं और इस नीतियों में विशेष रूप से युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान को रखा गया है। देखिए पहला पॉइंट आप देखिए, इसका जो टारगेट है युवा, महिला, किसान, ठीक है, युवा, महिला, किसान और गरीब, ये चार हो गए। मोदी जी ने इन्हीं को क्या कहा था, इन्हीं को जाति कहा था। भारत की चार ही जातियां हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जिन चार जातियों का उल्लेख किया था वो इस बजट का आधार है और वो क्या है, युवा, महिला, किसान और गरीब। लगभग 95% आपके यही लोग हैं जो गरीब हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे इन्हीं जातियों, मैं इन्हीं को जात के रूप में जानता हूँ, बाकी भारत की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बल्कि यही चार जातियां हैं। इन्हीं चार जातियों को उन्होंने इस रूप में देखा है। ठीक है, चलिए फिलहाल बजट इन्हीं को समर्पित है। तो सबसे पहले हम आते हैं किसान को देखते हैं, क्योंकि इसमें किसान बड़ा महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य होने के कारण किसान क्या है, किसान आपके राजनीति और रणनीति के केंद्र में है, क्योंकि सबसे बड़े मतदाता भी यही हैं, सबसे बड़े रोजगार प्रदाता भी यही हैं, सब कुछ यही हैं। तो आते हैं, देखते हैं क्या किया गया है किसानों के लिए इस बजट में, क्या किया गया है। डार्क जोन, पहले आप सब देखें, डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा प्राप्त होगा। तो आपके दिमाग में आएगा डार्क जोन क्या है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में जल स्तर कुछ वर्षों से लगातार घटता जा रहा था। कई से, जैसे बुंदेलखंड तो क्षेत्र था ही, साथ ही साथ पूर्वांचल के भी कई क्षेत्रों में जलस्तर बहुत तेजी से घटा था। कुछ आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे जलस्तर में तेजी से। तो जहां पर अप्राप्य जल की स्थितियां पहुंच गई थी उसको जो है एक डार्क जोन घोषित कर दिया गया था और वहां पर जो समरवेल होता है, बोरिंग होती है या और भी इस तरीके से जो होते हैं, उन पर कई प्रतिबंध लगा देते थे। ठीक है, कि कोई नया अपना नलकूप ही नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई प्रतिबंध लगाए गए थे जिनको सरकार हटा ली है और ऐसा माना जा रहा है कि अब हमारी जमीन में, पृथ्वी में
काफ़ी कुछ रिचार्ज हो चुका है और वाटर रिचार्ज के कारण जल स्तर ऊपर आया है, या जो भी ऐसी स्थितियां हैं उन स्थितियों को मिला करके आप देख सकते हैं इससे 1 लाख किसानों को सीधा फायदा। तो डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया है। बुंदेलखंड में आप देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई के लिए सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान कर दी गई है। ठीक है, सीजनल टैरिफ का मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखते हैं बिजली सिंचाई विद्युत से या सिंचाई से, तो उनको एक सीजनली एक मौसमी के आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एकल रबी फसल। अधिकतर आप देखते हैं कि रबी फसल एक ही बार जो रबी की फसल की बुआई हो पाती है, और चूंकि धान की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है खरीफ के लिए, तो वो बहुत अधिक नहीं हो पाता है। इसलिए एकल रबी की फसल के लिए सिंचाई के लिए सीजनल टैरिफ का प्रावधान कर दिया गया है और अस्थायी विद्युत संयोजन दे दिया गया है कि केवल 6 महीने के लिए उनको बिल लिया जाएगा। इस तरीके से प्रावधान रहेगा। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लगभग कितना, 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सारे पॉइंट क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किन किन किसानों को मिलती है? जो जागरूक किसान हैं, जो खेती में अत्यंत जागरूक है, उन्हीं को मिल पाती है, बाकी तो नहीं मिल पाती किसी को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2,62,00,000 कृषकों के खातों में भेजी जा चुकी है। तो दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2,62,00,000 किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। तो ये सभी पॉइंट क्या हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, किसानों के लिए और कृषि के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किया है। ठीक है, पॉइंट सब बड़े क्लियर हो रहे होंगे। एक बार देख लेंगे तो परीक्षा में अगर आएगा तो आप उसको टिक कर लेंगे। देखिए, ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ये आपके यूपीपीसीएस में, लेकिन यूपीपीसीएस में जरूर प्रश्न आएंगे। 10 फरवरी का टारगेट आप लेकर के चलिए। 10 फरवरी तक के करंट अफेयर्स आपको यूपीपीसीएस के लिए तैयार रखना है। ठीक है, तो ये किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2,62,00,000 कृषकों के खातों में भेजी जा रही है। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां से आप देख लीजिए इसको। आगे देखिए, तो प्रधानमंत्री किसान मान, अब देखिए 3 योजनाएं हैं यहाँ पर 3 योजनाएं हैं। एक तो ये होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई पहली, दूसरी होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गई दूसरी, तीसरी है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो गई, तीसरी हो गई। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 3 योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, आप उसको देख रहे हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये तीनों आपके लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। इसमें यही सीधे पूछ लिया जाएगा। यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा, देखिए यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 के लगभग 10 लाख कितने लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 में 10 लाख बीमित कृषकों को लाभ प्रदान किया गया, जिसमें अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ किसानों को उपलब्ध कराई गई।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु सीमांत किसानों को 60 वर्ष, पूछ लेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितने कितने रुपए की पेंशन जो है मासिक प्रदान की जा रही है। कितना है? 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,33,793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा चुका है। ये गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,01,519 करोड़ रुपए से भी 200 इतना करोड़ रुपए अधिक है। तो ये अपने आप में क्या है? एक रिकॉर्ड है। यानी 7 सालों में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जितना 7 सालों में किया गया है, उतना पिछले 22 सालों में किया गया है। जितना 22 सालों में किया गया है, उतना मात्र 7 सालों में कर दिया गया है। ये इस बजट की सबसे बड़ी खास विशेषता है। पेराई सत्र 2023-24 इस समय जो चल रहा है, पेराई सत्र 2023-24 चल रहा है, के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 370 रुपये कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 370 रुपये कर दिया गया है। जबकि सामान्य प्रजाति का मूल्य 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये कर दिया गया है। और जो रिजेक्टेड प्रजाति है उसका मूल्य 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये कर दिया गया। तो ये भी अपने आप में क्या है? देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि 370, 360 और 355 ये 3 मूल्य हैं किसानों के। 3 प्रजातियां हैं, एक अगेती है, एक सामान्य है और एक रिजेक्टेड गन्ना की प्रजाति होती है। तो 3 प्रकार की गन्ना की प्रजातियां हैं, अगेती, सामान्य और रिजेक्टेड। अगेती के लिए 370, सामान्य के लिए 360 और रिजेक्टेड के लिए 355 कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से बहुत बेहतरीन प्रयास है। गन्ना के मूल्यों में भी वृद्धि होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे प्रयास और किसानों के लिए किए गए प्रावधान है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण जो किसानों की जो योजनाएं हैं ये संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा भी और कई योजना उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए चला रही है, जैसे किसान उदय योजना है, ठीक है, जिसमें किसानों को सोलर पंप वगैरह प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, निःशुल्क बोरिंग योजना है, जो किसानों को निःशुल्क बोरिंग उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार किसानों को दे रही है, लेकिन ये 3 मुख्य प्राथमिकता वाली हैं जो केंद्र सरकार की है। इसको इसलिए केंद्र सरकार की इस तीनों योजनाओं को हाईलाइट किया गया है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो लोकसभा के चुनाव को देखते हुए इन केंद्र सरकार की योजनाओं को इसमें ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि देखिए केंद्र सरकार किसानों के लिए क्या क्या कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार इन किसानों के लिए इन योजनाओं को सीधे सीधे क्या करवा रही है? इम्प्लीमेंट करवा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको दिए गए, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला कृषि और किसान रहा। अब दूसरा आता है महिला एवं बाल कल्याण। दूसरा भाग है महिला एवं बाल कल्याण है। महिला एवं बाल कल्याण ये आपका दूसरा है। ठीक है, महिला एवं बाल कल्याण पर आते हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये से बढ़ा करके 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई। प्रतिमाह 1,000 रुपये। ठीक है, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना सरकार चला रही है। उस पेंशन योजना को सरकार ने बढ़ा करके कितना कर दिया है? 500 रुपया पहले महीना होता था, अब ये 1,000 रुपये महीना कर दिया गया है। इस योजना में 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। कितना? 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चल रही है। देखिए, तो ये हो गई आपकी
ये पहली योजना हो गई, निराश्रित महिला पेंशन योजना। दूसरी योजना क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। कुल कितनी? कुल 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। ये हो गई। तीसरा है महिला किसान सशक्तिकरण, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये तीसरी है महिलाओं के लिए। महिला ऐसी महिलाएं जो किसान महिलाएं हैं, ठीक है। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके उन्हें तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। यानी महिला किसानों को क्या किया जाएगा, उनको SHG स्वयं सहायता समूहों को के गठन करने के साथ ही उन्हें अधिक से अधिक सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा। कितने SHG बनवाए जाएंगे? 200 उत्पादक समूहों का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। 3 योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी महिला एवं बाल विकास से संबंधित। क्लियर है? यहाँ पर देखिए MCQ क्या पूछे जाएंगे, MCQ प्रश्न क्या बनेंगे यहाँ पर। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि है 500 रुपये प्रतिमाह, 1,000 रुपये प्रतिमाह, 1,500 रुपये प्रतिमाह, 2,000 रुपये प्रतिमाह। तो आप करेंगे 1,000 रुपये प्रतिमाह। पहले क्या थी? 500 रुपये प्रतिमाह थी, उससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कुल कितने श्रेणी में लाभार्थियों को कितनी सहायताएं प्रदान की? तो 6 श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का संबंध किससे है? 2024-25 के लिए महिला किसान सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 200 स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ से आपसे अलग अलग MCQ यहाँ से पूछे जाएंगे। इस प्रकार के MCQ यहाँ पर बन सकते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल कल्याण कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को कोष के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हम युवा कल्याण। प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है। ग्रामीण स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है, ठीक है। प्रदेश के 117 विकास खंडों में लगभग 624 विकास खंड हैं, जिसमें से 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम बनाए गए हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवा मंगल दल, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय स्तर पर एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक अर्जित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया। ये आपका हो गया वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPPCS 2024। UPPCS 2024 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित किए गए 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि ये जनवरी की घटना है 2023 की, लेकिन मान लिया अगर पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है किस क्रम में इसको दिया गया है, ठीक है। तो ये हो सकता है। चलिए, तो प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल का गठन किया गया है।
51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया गया है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं, रोजगार के क्षेत्र में आते हैं। MSME, ठीक है, MSME सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, MSME सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22,89,389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित किए गए हैं। विश्वकर्मा सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूल किट योजना के अंतर्गत लगभग 4.08 लाख, लगभग 4 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। AKTU से संबद्ध लगभग 700 अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए लगभग 25,000 रोजगार के अवसर पिछले शैक्षणिक सत्र में उपलब्ध कराए गए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत लगभग 12 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार प्रदान किया गया। मनरेगा के अंतर्गत देखिए सबसे अधिक पैसा भी किसको दिया गया, मनरेगा को दिया गया है। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुए 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854.88 लाख रुपए पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7,418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। ठीक है, ये रहा है आपका। आइए देखते हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी क्या है, सरकार की प्राथमिकता का कार्यक्रम होता है, सोशल सिक्योरिटी ही ऐसा होता है जिससे सरकार क्या करती है, अपने उद्देश्यों को, जो सरकार का जो कल्याणकारी उद्देश्य है उसको पूरा करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए क्या किया गया, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 55 लाख सीनियर सिटीजन्स को, वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वयोवृद्ध लोग आकर के और समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों में लोग चक्कर लगाते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं, जाते रहते हैं अपने इसी वृद्धावस्था पेंशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी पूंजी होती है और सरकार का एक कल्याणकारी राज्य के नाते इसका बड़ा परम दायित्व है कि वृद्धावस्था पेंशन को उनके खाते में प्रदान की जाए। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, देखिए सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपये का अनुदान। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, फिर यहाँ से कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 51,000 रुपये अनुदान की व्यवस्था की गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1 लाख
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,74 जोड़ों का विवाह संपन्न कराते हुए 510 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि 51,000 रुपये एक शादी के लिए दिया जाता है और लगभग 1,00,000 जोड़ों को कराएगा, तो आप 51 गुणे 1,00,000 कर दीजिए, तो लगभग 510 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। तो बहुत बड़ी सरकार स्वयं क्या है, इस रूप में बहुत बड़ा उपकार कर रही है। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है सरकारों की, बशर्ते हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है इन योजनाओं का 100% तो लाभ कभी दे ही नहीं सकती है, लेकिन हाँ फिर भी अधिकतम लाभ अगर प्रदान कर देती है तो ये भी बहुत है। आइए देखिए, श्रमिक कल्याण। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल। भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। दिनांक 26 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अंतर्गत 2,000 रुपये की दर से लगभग 1,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ठीक है, 2021 से 2018 तक इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अंतर्गत 2,000 रुपये की दर से लगभग 1,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। निर्माण कारीगरों की मृत्यु, विकलांगता, अक्षमता आदि के लिए उन्हें निर्माण कारागार एक योजना चलेगी, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता पोषण योजना के अंतर्गत उन्हें नवंबर 2023 तक जो है विभिन्न योजनाओं का उन्हें लाभ प्रदान किया गया है। आइए देखिए कितना लाभ इनको दिया गया है। ठीक है, इनको 433 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। चलिए, वित्तीय समावेशन के लिए सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के वित्तीय समावेशन के लिए क्या कर रही है? प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,750 शाखाओं, इतने बीसी सखी और 17,000 अपना एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में 19,705 बैंकों की शाखाएं हैं, 2,28,544 बैंक मित्र हैं। ठीक है, एवं बीसीजी एवं बीसी सखी हैं, 17,852 एटीएम्स काम कर रहे हैं, इनके माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ खाते हैं के साथ उत्तर प्रदेश देश में क्या है? प्रथम स्थान पर। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब क्या है? सब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे ही एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोगों के बैंकों में अकाउंट्स खोले गए हैं? कुल कितने खोले गए? 9 करोड़ खाते खोले गए हैं। ठीक है, 25 करोड़ की जनसंख्या है और लगभग 24-25 करोड़ की जनसंख्या में 9 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट्स जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आप देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 5,54,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पर है, इसमें भी प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1,90,000 करोड़ लोगों का नामांकन हो चुका है और इस रूप में ये क्या है? उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1,18,00,000 नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। इस रूप में भी अटल पेंशन योजना के तहत भी ये क्या है? देश में प्रथम स्थान पर है। इस रूप में उत्तर प्रदेश सरकार क्या है? विभिन्न योजनाओं के इम्प्लीमेंट करवाने के संबंध में क्या कर रहा है? जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को उत्तर प्रदेश अपना लागू करवाने में तेजी से क्या है? आगे बढ़ रहा है। आते हैं औद्योगिक विकास, देखते हैं। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो उत्तर प्रदेश का कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश इसमें सनराइजिंग के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आते हैं, देखते हैं उसी को। विश्व स्तरीय
क्या है, वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क, रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन में सुविधाएं बढ़ी हैं, जिससे प्रदेश से निर्यात भी बढ़ेगा। महर्षि वाल्मीकि, आइए देखिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लोकार्पण से प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो गए हैं और शीघ्र ही 5वां नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का बनने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश अचीवर्स की श्रेणी में है। ठीक है, ये भी है। चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना चल रही है। राज्य सरकार के प्रयासों से मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर जो 2014 में 285 प्रति लाख थी, अब वो कम होकर के 2022 में कितनी हो गई है, 167 प्रति लाख हो गई है। जबकि शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 हुआ करती थी, अब वो इससे घट करके कितनी हो गई है, 2020 में कितनी हो गई है, 38 प्रति 1000 हो गई है। तो ये भी आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में AEM एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम रोगियों की संख्या में 76% तथा मृत्यु दर में 98% की कमी एवं JE जापानी इंसेफेलाइटिस के रोगियों की संख्या में 85% की तथा मृत्यु में 96% की कमी दर्ज की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही रामबाण है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। बिल्कुल परीक्षा के दृष्टि से, बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से समझिए, बिल्कुल टू द पॉइंट है ये। और आपको बिल्कुल यही प्रश्न एक बार नहीं, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सीधे सीधे यहाँ पर MCQ बन रहा है। देखिए कैसे बन रहा है MCQ, कि उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर है 167 प्रति लाख, 160 प्रति लाख, 162 प्रति लाख, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2014 में फिर है ये देखिए शिशु मृत्यु दर, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। शिशु मृत्यु दर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति 1000 से कम होकर वर्ष 2020 में 48 से 38 से 10 की कमी आई है। ठीक है, 2014 से 2022 में यानी 6 सालों में 10 अंकों की कमी आई है। वर्ष 2017, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट के यहाँ आपके ये रामबाण है चिकित्सा क्षेत्र के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने लिख दिया है। इसको जरूर याद कर लीजिए, इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आप बनाना सीखिए, जैसे मैंने बनाने के लिए आपको बताया है ऐसे ही आपका बिल्कुल बना होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट कर लीजिए इसको। आपके पास बजट का तो होगा ही, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, रखने से नहीं काम होगा, रखने के लिए तो रखे ही है, आपको पढ़ना कैसे आपको ध्यान रखना है इस पर। चलिए आगे आते हैं। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में MBBS की सीटों की संख्या 1840, पहले कितनी होती थी, मात्र 400-500 हुआ करती थी हम लोगों के समय में। अब कितनी हो गई है, 1840 से बढ़ा करके 3828 हो गई, यानी लगभग 4000 सीटें केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गई हैं।
हो गई है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 5250 हो गई। इस प्रकार कुल लगभग 9000 सीटें एमबीबीएस की उपलब्ध हैं। ठीक है, एमबीबीएस की 9000 सीटें हैं, जबकि पीजी सीटों की संख्या लगभग 1500 हो गई है। निजी क्षेत्र के संस्थानों में भी सीटों की संख्या बढ़ाकर के 1775 हो गई। इस प्रकार से पीजी की कुल सीटों की संख्या भी 3318 सीटें हो गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध की जा रही है। राज्य की और सभी निजी चिकित्सालयों के माध्यम से भी ये उपलब्ध कराई जा रही है। क्या बात है, सरकारें इसमें क्या है, वेलफेयर। यही राम राज्य है। राम राज्य यही है जब आपको आवास, निःशुल्क आवास मिल रहा है, निःशुल्क चिकित्सा मिल रही है और निःशुल्क भोजन मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। सब कुछ तो सरकार आपको दे रही है, तो भी अब आपको क्या चाहिए, आपको प्रोडक्टिव बनना चाहिए। आपको भी इस निःशुल्क चीज़ें जो प्राप्त करें उसको आप आउटपुट क्या दें। आप अपनी क्षमता को सरकार के लिए नहीं, देश के लिए लगा दीजिए। आप जितना अधिक प्रोडक्टिव होंगे, एक किसान के रूप में, एक श्रमिक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, आप जितना एफिशिएंट होंगे, जितना प्रोडक्टिव होंगे, यही प्रोडक्शन, यही एफिशिएंसी आपके लिए देश के नवनिर्माण में काम आएगी। तो अगला देखिए, वर्ष 2007 से 2017 तक की 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मात्र 60,000 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 638 करोड़ रुपए दिया गया था। जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अब तक के कार्यकाल में वर्ष 2017 से और 2023 तक इन 7 वर्षों में लगभग 1,61,000, ठीक है, 1,61,962 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु 2,765 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो अपने आप में क्या है, एक कीर्तिमान है। ठीक है, तो इस तरीके से मित्रों मैंने आपको आज के इस बजट संग्रहण में इतनी खास चीज़ों पर मैंने आपके साथ चर्चा की है। ये समझ लीजिए आपके साथ क्या है, रामबाण है। इनको सबको आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी हम ये चर्चा कर लेंगे, फिर ये आपकी एमसीक्यू के दृष्टिकोण से हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपके लिए क्या होगा, ये सबसे बेहतरीन रहेगा, सबसे शानदार रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग कानून व्यवस्था से लेकर के चलेंगे, लैंड ऑर्डर से इसको आगे लेकर के चला जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम आपको एनालिसिस करके वो बताते हैं, नहीं तो फटाफट तो एक एक पॉइंट हम आपको बताते चलते हैं, लेकिन हम बताते रहे कहाँ से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और कहाँ से क्या क्या पूछे जाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ देना वो तो आपके पास भी है, आप तो इसको एक बार नहीं 1000 बार आप देख रहे होंगे, लेकिन आपको इसमें में से पढ़ना क्या है, ये सबसे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसके लिए पढ़ना क्या है, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे लगातार हम आपके साथ आपकी परीक्षा के समय में, आपके इस घड़ी में आपके साथ लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल जुटे रहिए और दमखम के साथ आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, कोई भी बाधा आपके आड़े नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसी जोश, इसी ऊर्जा और इसी क्षमता के साथ आप प्रीलिम्स को बिल्कुल फोड़ करके रख दीजिए। चलिए, तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और DPIS ध्यान रखिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक ना, जरूर कर लीजिएगा। DPIS यूट्यूब चैनल आपका अपना एक डिजिटल परिवार है, जिससे हम और आप क्या हैं, परस्पर कम्युनिकेट हो रहे हैं, वरना कहाँ आप कहाँ हम। ठीक है, पता नहीं किस दुनिया में आप हैं, पता नहीं किस दुनिया में हम हैं, प्रयागराज से आप कहाँ कहाँ कैसे जुड़ेंगे, उसके जुड़ने का सबसे प्रबल माध्यम क्या आपका है, DPIS यूट्यूब चैनल, जो अपने आप में क्या है, ग्लोबल प्लेटफार्म है।